आदित्य पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक ठाक हैं? सुरेश जी, सनी ठाकुर जी, सुदेश भाटिया जी, जे.आर. शर्मा जी, इंजीनियर साई हिमाचली ठाकुर जी, सनी ठाकुर जी, रोशन मालपा जी, भावना ठाकुर जी, दीक्षित ठाकुर जी नमस्कार, हंसराज नायक जी नमस्ते, सरला शास्त्री जी गुड मॉर्निंग मैम, हाउ यू? घनश्याम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अजय कुमार, संजीव चौधरी जी नमस्कार, पवनपुरी जी वार्म वेलकम, संजीव जैन जी, अजय कुमार जी, सुदेश ठाकुर जी, हरजिंदर जाधव जी, हरजिंदर सिंह जी, महादेव सूद जी, हर्ष शर्मा, दिनेश वर्मा, घनश्याम जी, राजपूत पवन वर्मा जी, काशिफ शर्मा जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, विवेक कुमार जी, अशोक राणा जी, प्रीतम जी, मधु नेगी जी, गौतम गगन जी, हर्ष शर्मा जी, सुप्रिया शांडिल जी, महादेव सूद जी, राजेश जी, रमनकांत पटेल जी, सुदेश गुप्ता जी, संजीव ठाकुर जी, नवीन चंदेल जी, कपिल देव लखनपाल जी, सोनू यूबी बिस्ट जी, बंटी जी, सिकंदर नेगी, अलेक्जेंडर जी, आदि सोनी गुड मॉर्निंग, स्वर्ण कुमार जी, खुविंदर जी, बिजू शर्मा जी, विशाल सेन जी, संजय महेंद्र सिंह जी, नवीन चंदेल जी, हेमंत पुंडीर जी, सुषमा चौधरी जी नमस्कार, संदीप शर्मा जी नमस्ते, अनिल राणा जी नमस्कार, भगत ठाकुर जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं, आप पंजाब केसरी टीवी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं कि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्तिशाली राष्ट्रों के समूह G7 को संबोधित किया। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इस बार उसको एक गेस्ट के रूप में शामिल किया गया था और उसी नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के देशों को वर्चुअली संबोधित किया। लेकिन इससे भी ज्यादा जो उन्होंने उसमें कहा उसकी महत्ता है। उन्होंने समग्र पृथ्वी और समग्र स्वास्थ्य का एक बड़ा मंत्र दिया। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 100 दिन में कोविड खत्म हो जाएगा, कैसे होगा, इसके भी ऊपर बहस करेंगे। पत्र बम की जांच शुरू हो गई है। जिस पत्र बम की खबर आप हमसे बार बार सुनना चाहते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं उसको ले रहे थे क्योंकि हम उसको ऑफिशियली नहीं मान रहे थे। अब वो ऑफिशियल हो गया है क्योंकि उस पर बाकायदा सीआईडी ने जांच बैठा दी है। इसके बाद इस खबर को आज हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम स्पष्ट कर दें कि ऐसी चिट्ठियों को हम लोग जानबूझ के इस तरह की खबरों को नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसी चिट्ठियों का हमारा मानना है कि कोई आधार नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने इसकी जांच खोल दी है, तो अब इसकी चर्चा की जा सकती है। तो पत्रबम की चर्चा करेंगे जी। उधर वीरभद्र सिंह की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि गलती से उनके बारे में एक गलत खबर छोड़ देने वाले पोर्टल पर केस कर दिया गया है। उधर एचआरटीसी की बसें तैयार हैं, लेकिन प्राइवेट वाले दुविधा में हैं, क्योंकि अधिकांश प्राइवेट के जो ऑपरेटर हैं वो चाहते हैं कि बसें चलानी है और यूनियन के कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं चलानी है। तो कुछ चाहते हैं नहीं चलानी, कुछ चाहते हैं चलानी। और इसी ना और हाँ के बीच में पिछले दिन कोई फैसला नहीं हुआ। आज फिर से प्राइवेट वालों ने अपनी बैठक रखी, उसकी भी चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे G7 की। देश में कोरोना की स्थिति हम भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि G7 के राष्ट्रों की जो बैठक चल रही है, ये 2 साल के बाद सारे राष्ट्र मिल रहे हैं इस बार, और ये भी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। तो G7 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिरकत करी है। कल उन्होंने जो है उसको संबोधित किया है। और इस बार भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका भी G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। हर साल इस तरह की परंपरा है। और G7 में आपको याद होगा, आपको मालूम ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और जर्मनी है जी। ये 7 बड़े राष्ट्र इनको माना जाता है, बड़ी शक्ति इनको माना जाता है। ये G7 का हिस्सा है। रूस और चीन किन्हीं अलग अलग कारणों से इसका हिस्सा नहीं है। और कल G7 में चाइना के वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ भी बड़ा कुछ हुआ है। तमाम चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन पहले बात प्रधानमंत्री के उस बड़े मंत्र की जो उन्होंने पूरे विश्व को दिया है। ये देखिए, तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद, तमाम आलोचनाओं और जो समर्थन है उसके बावजूद ये मानना होगा कि भारतवर्ष ने जिस तरह से कोविड को रोकने के लिए कदम उठाए हैं वह अपने आप में सराहनीय है, अद्भुत है, ऐतिहासिक है। इतनी भयंकर बीमारी के खिलाफ अगर सबसे
ज्यादा किसने काम किया है, तो हमारे देश ने किया। ये अलग बात है कि हमारे देश का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि इस तरह के प्रयासों को आप अभी भी अधूरा और आधा या जो है पूरे मन से या असरदार नहीं मानते होंगे। लेकिन अगर जनसंख्या के लिहाज को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ इतनी वैक्सीन की प्रोडक्शन होगी जितनी दुनिया में भी नहीं हुई है। मैक्सिमम राष्ट्रों में हमारे यहाँ से सबसे पहले वैक्सीन गई, उसके बाद वहां पे हुआ था मामला। और ये आप जानते हैं कि कैसे होता है कि एक जगह फार्मूला आ गया तो उसको साइंटिस्ट जो है अपने हिसाब से नया नाम देके, नया गांव देके नाम पता बदल जाता है। वैक्सीन में तो वही चीजें रहती हैं। तो कुछ उसके बाद नए शोध भी हुए। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी राष्ट्रों ने नहीं किया, लेकिन भारत ने इस मामले में राह दिखाई है। तो आज नरेंद्र मोदी ने देर रात, आज का मतलब देर रात, कल रात ये संबोधन हुआ था। और इस संबोधन की रिपोर्टिंग अभी अखबारों में तो आपने नहीं पढ़ी होगी तो कहीं सिटी एडिशन में होगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने G7 समिट के आउटरीच सेशन को संबोधित किया। मोदी ने इस पूरे संबोधन में जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र होना चाहिए। समग्र पृथ्वी, समग्र ब्रह्मांड, समग्र से जो है स्वास्थ्य, इसका ये उन्होंने मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में कोविड जैसी महामारियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले बाकी राष्ट्रों ने तो उनका समर्थन किया, लेकिन सबसे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने उनका समर्थन किया। तो ये बड़ी बात है। और इस सेशन का जो थीम थी वही बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ रखा गया था, कि कैसे लोगों को स्वास्थ्य को जो है बचाया जा सके, क्योंकि ये केंद्रित एक तरह से कोविड पे थी। इसलिए जो है इसमें नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा मंत्र दिया है कि वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस मामले में रखा जाए। छोटी मोटी बीमारियां अपने राष्ट्रों में जो चलती हैं चलिए, लेकिन जो बड़ी महामारियां उनके मामले हमको वन अर्थ वन हेल्थ रखना चाहिए। और जहां भी कोई महामारी किसी भी राष्ट्र में पनपती है उसको वहीं पे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बाकी जगहों पे वो नहीं फैल सके। तो इसका उन्होंने सभी देशों ने जो है पूरे गर्मजोशी से इसको जो है समर्थन दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ नाम था इस सेशन का, और ग्लोबल रिकवरी और भविष्य की महामारी के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के उपायों पर चर्चा थी। और हालिया लहर के दौरान G7 के दूसरे अतिथि देशों ने जो हमको समर्थन किया है, और G7 के राष्ट्रों और दूसरे अतिथि देशों ने जो हमको समर्थन किया, उसके लिए भी मोदी जी ने उनका जो है धन्यवाद किया है। और महामारी से लड़ने के लिए भारतीय समाज के नजरिए के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बात करी। नरेंद्र मोदी ने बताया G7 राष्ट्रों के संबोधन के अपने दौरान कि किस तरह से सरकार ने उद्योग और सिविल सोसाइटी को एक साथ जो है तालमेल बनाकर इस पूरे मामले में जो है आगे बढ़े हैं और नियंत्रण पाने की कोशिश की है। उधर एक बड़ा फैसला चाइना के खिलाफ भी हुआ है। चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड OBOR जिसको हम कहते हैं योजना है, उसके खिलाफ जो है विरोध के स्वर इसमें गूंजे हैं। और G7 देशों के नेताओं ने गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए एक प्लान सामने रखा है। और निश्चित तौर से ये प्लान जो है ये चीन के OBOR के खिलाफ लाया गया है। इसे अमेरिका लीड करेगा। और G7 नेताओं की मुलाकात में जो है ये प्रस्ताव भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने ही रखा था। तो प्रस्ताव को जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W का नाम दिया गया है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3 बोले तो बिल्ड बैक बेटर, B3W का नाम दिया गया, इसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का नाम दिया गया। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में OBOR प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, आपको याद होगा। और इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अपनी कनेक्टिविटी को सुधार कर यूरोप तक जो है स्थापित करना चाहता है। और कई देशों को लोन देकर उसने अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया है। लेकिन भारत और भूटान जो साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया में, वो अभी इसके साथ नहीं है। और बाकी राष्ट्र भी जो अब इस तरह से उन्होंने इसके खिलाफ लाया है। एक और बड़ा प्रस्ताव जो है इस G7 का जो समिट है उसमें हुआ है कि G7 के देशों ने ये तय किया है कि महामारी से 100 दिनों के अंदर जो है निजात पा ली जाएगी। 100 दिनों के भीतर इस महामारी को समाप्त किया जाएगा। अभी इसका जो बड़ा फॉर्मेट है वो तो सामने आएगा, लेकिन ये बड़ी बात है कि विश्व के 7 शक्तिशाली देश और जिनके इस बार का 2 साल बाद समिट हो रहा है, उस समिट के प्रमुख जो मुख्य अतिथि थे उनमें भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश थे और ऑस्ट्रेलिया भी था। तो उनको वो भी इसमें शामिल समझे जाएंगे इस लिहाज से। तो 100 दिन के भीतर महामारी को जो है रोकने की योजना बनाई जाएगी। और इसे कैसे किया जाएगा, इसे जो है कर्बेक्स डे डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। और इस पे जो है बयान फिलहाल जारी हो गया, लेकिन कैसे इसको किया जाएगा कैसे नहीं, ये सारे देश मिलकर तय करेंगे। लेकिन माना जाना जा रहा है कि अगर सभी बड़ी आर्थिक शक्तियां और दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों में माना जाता है G7 समिट को, G7 देशों को, तो अगर वो इकट्ठी आ गई हैं तो निश्चित तौर से अब जो है बाकी दुनिया के लिए भी इस महामारी से राहत होगी। तो ये G7 की बात थी जी। अब बात कर लेते हैं वीरभद्र सिंह की सेहत की।
वीरभद्र सिंह की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। उनका कल सुबह का ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 96 था, शाम का जो लेवल आया था वो 99 था। अभी भी उनका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो 96 बताया गया है और एनआरएम मास्क के द्वारा उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। डॉक्टरों की भी लगातार निगरानी में है और इस वजह से जो है समर्थकों में काफ़ी चिंता थी और उस चिंता को अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में लगातार तीसरे दिन बढ़िया सुधार जो है वो देखा गया है। आज तीसरा दिन उनके कोरोना संक्रमित होने का, वो 11 तारीख को संक्रमित हुए थे, 11, 12 और आज 13 तारीख है। तो उस लिहाज से उनके स्वास्थ्य पर जो नजर रखी जा रही है, जो डॉक्टर नजर रखे हैं, उन्होंने मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनके तमाम टेस्ट, बीपी, डायबिटीज के बाकी जो टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल हैं एंड ही इज रिकवरिंग फास्ट एंड वी विश हिम स्पीडी रिकवरी। और इसके साथ साथ मैडम प्रतिभा सिंह जो उनके साथ ही हैं हॉस्पिटल में शुरू से लेकर अब तक, वो भी कोरोना संक्रमित हो गई थी। हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी शीघ्र जो है वो आरोग्य लाभ लें और संक्रमण से मुक्त हो जाएं। इसके अलावा इस समय हमारे पास जो 5402 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, पंजाब केसरी उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है और सभी जो है जल्द से जल्द अपने जो 10 दिन का टाइम है वो पूरा करके इस संक्रमण से मुक्त हो जाए। और हम ये भी कामना करते हैं कि किसी की भी संक्रमण से जान न जाए। तो ये वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य की बात थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर पहले दिन एक अनवांटेड खबर भी आ गई थी किसी एक न्यूज पोर्टल से। उसकी देखा देखी 2-3 और न्यूज पोर्टल ने उसको चला दिया था और वो बाद में जो खबर निश्चित तौर से वो झूठी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो खबर सही नहीं थी। वो शायद खबर जल्दी छोड़ने के चक्कर में, ब्रेकिंग करने के चक्कर में किसी ने उसको छोड़ दिया, लेकिन बाद में उनको भी इसका एहसास हुआ और उन्होंने उस खबर को वापस लिया। लेकिन अंततोगत्वा पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। कल जो है पुलिस के मीडिया ग्रुप में एक सूचना आई थी कि इस तरह से जो है इसका संज्ञान लिया गया है और शाम होते होते जो है सोलन में, क्योंकि ये सोलन से जनरेट हुआ था सारा मामला, सोलन से ही किसी पोर्टल ने ये खबर चला दी थी। तो सोलन में कांग्रेस के एक नेता ने वहां पे बकायदा इस तरह की खबर को लेकर जो है आपत्ति जताई है, पुलिस में शिकायत दी है और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर उस पत्र बम के खिलाफ भी दर्ज हो गई है जो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आया था। स्वास्थ्य मंत्री और एक महिला नेत्री को लेकर जो है एक चिट्ठी पिछले कई दिनों से घूम रही थी और सब लोग उसकी जो है दबे स्वर में चर्चा तो जरूर कर रहे थे, लेकिन ये मामला लाइमलाइट में तब आया जब मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया। मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा कि इस तरह की चिट्ठियां रोज आती हैं, किसी को ये पता नहीं था कि कुछ और भी आती हैं, लोगों को यही था कि यही आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की चिट्ठियां रोज आती हैं हमारे दफ्तर में और आती रहती हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जब उन्होंने ये कहा तभी ये तय हो गया था कि उस चिट्ठी पे ध्यान तो चला ही गया है, क्योंकि उस पर प्रतिक्रिया देने का मतलब ये था कि ध्यान चला गया है। अंततोगत्वा अब ये ध्यान और भी सॉलिड हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है मंत्री महोदय के खिलाफ जो ये वायरल पत्र हुआ, कथित वायरल पत्र, जिसको हम मान के चलते हैं कि इस तरह की चिट्ठियां जो है वो ज्यादा सही नहीं होती, स्टीक नहीं होती, सही नहीं होती, उस पत्र बम को लेकर जो है शिमला में सीआईडी की साइबर थाने में एक अननोन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, उनके खिलाफ ये जांच दर्ज की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चिट्ठी जब आई थी तो इसके नीचे किसी पवन का नाम लिखा हुआ था, कुमार ये वो फलां फलां कुछ नहीं था उसमें, सिंह भाई शर्मा ठाकुर कुछ नहीं था, सिर्फ पवन लिखा हुआ था। और ये एक टाइप्ड चिट्ठी है तो निश्चित तौर से इसमें बड़ी जल्दी तह तक पहुंचा जा सकता है। एक तो व्हाट्सएप का फर्स्ट सोर्स पता चल जाएगा कहां से आई, तो फर्स्ट सोर्स में जहां से पता चलेगा तो उसी से बातें जो है बहुत सी तय हो जाएंगी किसने लिखी। तो हमने तब भी ये कहा था, जब मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी, हमने तब भी जो है ये कहा था कि इस तरह की चिट्ठियों का कोई आधार नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी तो हमको दिखानी पड़ी। लेकिन अब लग रहा है कि इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा, तो जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीआईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री ने तब ये भी कहा था कि अगर चरित्र हनन की राजनीति करने वाले ऐसे लोग पकड़े जाते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी देखना होगा कि राजनीतिक तौर पर चरित्र हनन किया गया है या किसी और ने लिखी है चिट्ठी या शिकूफा फैलाया गया है, लेकिन जो भी है अब इसका जो है पटक्षेप हो ही जाएगा। बात अब कोविड की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीन पहुंच गई है। 1,17,830 डोजेज जो हमारे को 16 जून को, 22 जून को और 6 जुलाई को, माफ कीजिएगा 16 जून को, 26 जून को और 2 जुलाई को आनी थी, वो सारी की सारी 12 तारीख को, यानी पिछले कल इकट्ठी पहुंच गई है। आज उनको जो है अलग अलग जिलों में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि पहले जो 14 और 17 के ही 2 सेशन थे, 14 के सेशन के लिए बुकिंग हो चुकी है, पिछले कल वो बुकिंग होगी 14 के सेशन के लिए, लेकिन इसी बीच में शाम को बड़ा खेप, बड़ी पूरी की पूरी एक साथ 1,17,830 डोजेज पहुंच गई। तो अब तय किया गया है कि 18 से 44 वालों को जो है
14, 15, 16, 17 और 18 5 जो है 5 दिन लगातार, यानी शुक्रवार तक, सोमवार से शुरू होकर, कल से शुरू होकर शुक्रवार तक लगातार वैक्सीन लगेगी, लगातार सेशन होंगे। 14 के सेशन जो है 260 है और 366 सेशन 15, 16, 17 और 18 के लिए है। और जाहिर है कि 14 को जो है 26,000 के आसपास पर सेशन 100 लोग हम लेते हैं, तो 26,000 के लोग आसपास लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। लेकिन उसके बाद सीधे ये मामला जो है 35+1000 में जा रहा है, क्योंकि 36 सेशन 360 सेशन का मतलब है कि आप जो है 36,000 के आसपास लोगों को वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और इसके लिए आपको बता दें कि पहले जो आपका सेशन खुला पिछले कल, वो तो खुला 2:30 बजे, जो 14 के लिए था। लेकिन पहले ये होता कि 14 और 17 को लगेगी, लेकिन नहीं, अब जो है कल सेशन कल भी खुलेगा, ओपनिंग जो है बुकिंग सेशन खुलेगा, और परसों भी, और 17 तक खुलता रहेगा, 18 के लिए। यानी कल का सेशन बुक हो चुका 14 का। 15 के लिए आप कल 12 से 1 बजे के बीच में पोर्टल ओपन होगा, उस पर सेशन ओपन होगा, आप अपनी जो है उस पर बुकिंग कर सकते हैं। डेली ये 12 से 1 ही होगा शुक्रवार तक के सेशन के लिए। 21 तारीख के बाद जो सेशन आएंगे उनकी जो टाइमिंग होगी वो अलग से होगी, तो उसको आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी कल 12 से 1 और वीरवार तक 12 से 1, क्योंकि शुक्रवार का सेशन है तो वीरवार को उसकी होगी। तो एक दिन पहले, मतलब आज आप बुक करवाएंगे तो कल लगेगी, आज बुक करवाएंगे तो कल लगेगी, आज बुक करवाएंगे तो कल लगेगी। तो कल 14 तारीख है जी, और कल 15 का सेशन बुक होगा। फिर परसों जो है 16 का होगा, 15 को 16 का होगा, 16 को 17 होगा। इस तरह जो है आप एक दिन पहले अपना 18 तक के सेशन बुक करा सकते हैं। कल से 17 तारीख तक डेली 12 से 1 बजे तक उन्हीं पोर्टल्स पे बुकिंग खुलेगी, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो सेंटर्स है उसमें। और इस बार आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत इसलिए नहीं आनी चाहिए कि एक तो 2 ही सेशन नहीं है, पहले सिर्फ 2 ही सेशन होते थे हफ्ते में, और दूसरा सेशन तो बढ़ाए ही हैं। वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो भी कम से कम 15-16 हज़ार और लोगों को पर सेशन पर डे वैक्सीनेट करने का जो है टारगेट बढ़ा दिया गया है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि होगा। 45 वाले मुकेश चौधरी जी वैसे ही होंगे जैसे होते हैं, आप वॉक इन करके जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन 45 वालों में एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने अच्छा किया पूछ लिया, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों को प्रायोरिटी ग्रुप्स में रखा गया था या जिन लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया, उनको कहा गया है कि अगर अभी भी उन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है तो वे 19 से पहले अपनी फर्स्ट डोज लगवा लें, क्योंकि 21 से जब नए सेशन आएंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फिर ये होगा कि जो जनसंख्या जो एज ग्रुप ज्यादा बच गया है 18 से 44 वाला, उनके लिए ज्यादा सेशन होंगे और 45 वालों के लिए कम होंगे। जैसे कि अभी हो रहा था, क्या अभी हो रहा था ये कि 45+ वालों के लिए सेशन 5 थे हफ्ते में, और मई की बात मैं कर रहा हूं, और 2 सेशन थे सिर्फ 18 से 44 वालों के लिए। अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि 21 के बाद हमारे पास, क्योंकि वैक्सीन का इनफ्लो बढ़ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अब जल्द ही इस तरह से हो जाए कि 18 से 44 वालों को 5 दिन लगेंगे और 2 दिन जो है 45 वालों को और उनसे ऊपर वालों को लगेंगे। तो इस तरह से होता है। तो जिन्होंने अभी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई उनके लिए कट ऑफ डेट सरकार ने जारी करी है 19 तारीख। 19 तारीख से पहले लगवा लें। इसके अलावा जो एक ग्रुप है जिसको कट ऑफ डेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नया ग्रुप शामिल हुआ है, वो है लैक्टेटिंग मदर्स का, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको प्रायोरिटी ग्रुप में डाला गया है। और हमारी सभी से ताकीद है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई माँ बहन है जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिला रही है अभी बच्चों को, छोटे बच्चे उनको आप तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेशन सेंटर ले जाइए और उनकी वैक्सीन करवाइए। ये जो है इस वक्त की जो है बड़ी बड़ी खबरें थी। अब देश के कोविड सिनेरियो की भी हालत देख लेते हैं। देश में कोविड की जो केसेस हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल केस 80,487 आए हैं और 1,32,000 लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और मौतों की अगर बात करें तो मौतें भी थोड़ी कम हुई हैं। 3401 मौतें थी जो शनिवार के 24 घंटे खत्म हुए थे शनिवार को। तो अभी इस समय जो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है वो 3300 मौतों का है। कुल मिला के अब तक 2,94 लाख लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं इस देश में। 2,80 लाख ठीक हो चुके हैं। 3,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस समय जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो लगातार हमारी गिर रही है, लेकिन अभी भी 10,21,000 एक्टिव केसेस इस देश में मौजूद हैं। तो ये आंकड़ा कोविड का। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हम, हिमाचल प्रदेश में भी जो है लगातार केसेस कम हो रहे हैं। 14 मई को हमारे पास 40,000 एक्टिव केसेस थे, अभी हमारे पास 5,402 एक्टिव केसेस हैं। पिछले कल 390 लोग नए पॉजिटिव आए हैं, 830 लोग ठीक होके गए हैं। सबसे कम केसेस अब लाहौल स्पीति में रह गए हैं 59, और 1000 से ऊपर इस समय सिर्फ एक ही जिला है, वो है कांगड़ा। 1180 केसेस हैं। होपफुली आज कल में उसको भी 1000 से नीचे आ जाना चाहिए। बाकी सभी जो
जिले हैं वो बहुत कम है नॉर्मली। जैसे बिलासपुर है 200 से नीचे है, 156 केस है वहाँ पे। 1000 से नीचे चंबा है, 620 केस हैं। 500 से नीचे आ गया हमीरपुर, 432 केस हैं। 200 से नीचे किन्नौर, 145 केस हैं। कुल्लू में 276 केस हैं। मंडी भी 1000 से नीचे चले गए, 777 केस हैं। शिमला में भी 617 केस हैं एक्टिव हैं। 346 रह गए सिरमौर में टोटल एक्टिव, 383 रह गए सोलन में, और ऊना में रह गए हैं 411 एक्टिव केसेज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिन भर मुलाकात होती रहेगी, बाकी खबरों के साथ भी आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।